हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं आपकी मैम सीए कंचन गुप्ता आप सब बच्चों का दिसंबर 2024 सीएस एग्जीक्यूटिव की फ्री रिवीजन सीरीज में ढेर सारा वेलकम करती हूँ। अगर आप इस बार अपना एग्जाम दे रहे हो तो ये सीरीज आपके लिए है। एक बार आप पढ़ चुके हो, पुरानी चीजों को रिकॉल करना चाहते हो तो ये सीरीज आपके लिए है। यहाँ पे हम सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर सब कुछ कवर करके चलेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। बस पढ़ाने की जो स्पीड रहेगी वो बहुत ज्यादा हाई रहेगी। तो एक बात और सुन लो मेरे बच्चों कि ये जो सीरीज है ये कब शुरू हो रही है, कब खत्म हो रही है। कम्युनिटी में पूरा प्लानर शेयर कर दिया गया है, आप देख सकते हो। आ जाइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम रिवाइज करेंगे सप्लाई एंड कॉम्पोजिशन स्कीम। तो सप्लाई और कंपोजिशन दोनों आज खत्म हो जाएगा। सप्लाई क्या है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये एक सप्लाई है। जुबीन गाना गा रहे हैं, ये एक सप्लाई है। भैया अपना घर रेंट पे दे रहे हैं, ये एक सप्लाई है। ये दीदी जी इनको मैंगो दे रही है, बदले में इनको पालक दे रही है, ये भी एक सप्लाई है। यहाँ पे दीदी इनको ब्यूटी सर्विस दे रही है, सप्लाई है। भैया इनको कुछ दे रहे हैं, सप्लाई है। सल्लू भैया गाना गा रहे हैं, परफॉर्मेंस दे रहे हैं, सप्लाई है। ये भैया टोमेटो सेल कर रहे हैं, ये भी क्या है, एक सप्लाई है। तो सप्लाई क्या है? सप्लाई मेरे बच्चों एक टैक्सेबल इवेंट है। सप्लाई होगी तो जीएसटी लगेगा, सप्लाई नहीं होगी तो जीएसटी नहीं लगेगा। अब आप समझ गए होंगे कि सप्लाई अपने आप में फौलाद है। सप्लाई ना होने पर, सप्लाई का चैप्टर ना होने पर जीएसटी पूरा एक्ट नहीं होता। तो सप्लाई एक टैक्सेबल इवेंट है। सप्लाई के अंदर हम दो सेक्शन पढ़ते हैं, सेक्शन नंबर 7 एंड सेक्शन नंबर 8। और हमारे पास तीन शेड्यूल होते हैं, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3। सेक्शन नंबर 7 हमें बताता है सप्लाई किसे कहते हैं। सेक्शन नंबर 8 हमें बताता है कंपोजिट और मिक्स सप्लाई किसे कहते हैं। शेड्यूल 1 हमें बताता है कि अगर कंसिडरेशन ना हो तब भी ये घटना सप्लाई कहलाएगी। शेड्यूल 2 हमें बताता है कि कौन से गुड्स की सप्लाई बनती है और कौन सी चीज सर्विस की सप्लाई बनती है। शेड्यूल 3 हमें ये बताता है कि कौन कौन से गुड्स और सर्विसेज ऐसे हैं जो कि कभी सप्लाई बनते ही नहीं है। आ जाओ मेरे बच्चों, सारे बच्चे प्यार से बोलोगे जय माता दी। यस। तो सबसे पहली बात कि जो सप्लाई है ये एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है। दैट मीन्स यहाँ पे जो जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये सब सप्लाई है। और इसके अलावा ऐसा कुछ हमें और फ्यूचर में प्रतीत होगा, आभास होगा, तो उसको भी हम सप्लाई बोलेंगे। सप्लाई में बेटा सेल आता है, ट्रांसफर आता है, बर्टर आता है, एक्सचेंज आता है, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल, ये सब सप्लाई है। सप्लाई हमेशा कंसिडरेशन के लिए होती है, सप्लाई हमेशा बिजनेस पर्पस के लिए होती है। ये तीनों ट्रांजैक्शन के बीच में आप देख पा रहे हो प्लस का सिंबल लगा हुआ है, यानी कि तीनों घटना जब एक साथ पूरी होती है तभी हम इसको सप्लाई कहते हैं और तभी इस पर जीएसटी लगता है। तो क्या बात आप याद रखोगे कि सप्लाई जो होती है वो हमेशा कंसिडरेशन के लिए होनी चाहिए। अगर मैं आपको पढ़ा रही हूं तो बदले में फीस ले गई है। अगर दुकानदार एसी बेच रहा है तो बदले में पैसा ले रहा है। कपड़े वाला कपड़े बेच रहा है तो बदले में पैसा ले रहा है। मतलब सप्लाई हमेशा पैसे के लिए होती है। जब आपसे पैसा लिया जाता है तो साथ के साथ जीएसटी भी लिया जाता है, ठीक है। एंड सप्लाई हमेशा बिजनेस पर्पस के लिए होती है। ये तीन बातें जब पूरी होती है तो हम कहते हैं जी हाँ ये सप्लाई है और इस पर अब जीएसटी लगेगा। अब ध्यान से सुनना मेरी कुछ बातें। पहली बात, सप्लाई हमेशा कंसिडरेशन के लिए होती है, बात आप जानते हो। सप्लाई हमेशा बिजनेस पर्पस के लिए होती है। जैसे कि मेरी दुकान पर एसी लगा हुआ है, मैं बेच रही हूँ, वो सप्लाई है। मेरी दुकान पर ढेर सारे कपड़े रखे हुए हैं, मेरी कपड़ों की दुकान है, वो सप्लाई है। मेरी दुकान से रिलेटेड जो भी सामान है, मेरे बिजनेस का जो भी सामान है, अगर मैं वो सेल, ट्रांसफर, लीज, बर्टर जो मन करूं वो सप्लाई कहलाएगा। अगर मैं दिवाली की सफाई पर अपने घर का एसी, अपने घर का पुराना फ्रीज कबाड़ी वाले को या किसी को भी बेच दूं तो वो मेरा पर्सनल पर्पस है, वो सप्लाई की डेफिनेशन में कवर नहीं होगा। क्लियर? यस मैम। अब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि हमने ये बात तो दिमाग में पढ़ा बिठा ली कि सप्लाई हमेशा कंसिडरेशन के लिए होती है, सप्लाई हमेशा बिजनेस पर्पस के लिए होती है। लेकिन इन दोनों ही बात के कुछ एक्सेप्शंस है। इस बात का मात्र एक एक्सेप्शन है और इस बात के चार एक्सेप्शंस हैं। आइए देखते हैं क्या। ये जो
यहाँ पे लिखा हुआ है कि सप्लाई कंसिडरेशन के लिए होती है हमेशा, लेकिन 4 केसेस ऐसे हैं जहां पे विदाउट कंसिडरेशन भी हम कहेंगे जी हाँ ये सप्लाई हुई है। विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई कब माना जाएगा, ये बातें लिखी हुई है शेड्यूल 1 में। और शेड्यूल 1 को मैं याद कराने के लिए एक निमोनिक देती हूँ, आरबीआई का एजेंट। आर बोले तो रिलेटेड पार्टीज के बीच में होने वाली ट्रांजैक्शंस, डीम्ड डिस्ट्रिक्ट के बीच में होने वाली ट्रांजैक्शंस, अगर ये फ्री ऑफ कॉस्ट है तब भी हम कहेंगे जी हाँ ये सप्लाई है। बी बोले तो बिजनेस एसेट्स का परमानेंट ट्रांसफर हो रहा हो जिसका आईटीसी मैं ऑलरेडी अवेल कर चुकी हूं। जैसे कि मेरे बिजनेस में एक एसी लगा हुआ है, उस एसी पर मैंने आईटीसी क्लेम कर लिया है, अब मैं उस एसी को फ्री ऑफ कॉस्ट किसी को भी दे रही हूं, सरकार कह रही है थम जाओ रुक जाओ। आप अपने बिजनेस एसेट्स का परमानेंट ट्रांसफर कर रहे हो जिसका आईटीसी आप अवेल कर चुके हो, इस पर जीएसटी लगेगा भले ही आप फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों ना दे रहे हो। इसके बाद क्या आया, आरबीआई। आई बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हो और ये जो सर्विस इंपोर्ट की जा रही है ये आउटसाइड इंडिया से इंपोर्ट की जा रही है, किसी रिलेटेड पर्सन से इंपोर्ट की जा रही है, और याद रखना बिजनेस पर्पस के लिए इंपोर्ट की जा रही है, तो हम कहेंगे कि फ्री ऑफ कॉस्ट होने के बावजूद भी ये सप्लाई की डेफिनेशन में कवर होगी। नेक्स्ट है एजेंट। एजेंट एंड प्रिंसिपल के बीच में होने वाली ट्रांजैक्शन भी फ्री ऑफ कॉस्ट होने के बावजूद भी सप्लाई की डेफिनेशन में कवर होते हैं। तो टोटल में याद रहेगा आरबीआई का एजेंट, आरबीआई का एजेंट। आर बोले तो रिलेटेड पार्टी के बीच में होने वाली ट्रांजैक्शन, डीम डिस्ट्रिक्ट के बीच में होने वाली ट्रांजैक्शन। बी बोले तो बिजनेस एसेट्स का परमानेंट ट्रांसफर कर रहे हो आप जिसका आईटीसी क्लेम किया जा चुका है। आई बोले तो आप इंपोर्ट कर रहे हो, सर्विसेज का इंपोर्ट कर रहे हो, किसी रिलेटेड पर्सन से कर रहे हो और बिजनेस पर्पस के लिए कर रहे हो। ए बोले तो एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में होने वाली ट्रांजैक्शन। ये 4 ट्रांजैक्शन अगर फ्री ऑफ कॉस्ट है तब भी हम इसको सप्लाई की डेफिनेशन में कवर करेंगे और इस पर जीएसटी लगेगा। चलिए अब यहां पर आ जाओ, मैं क्या बोलती थी कि सप्लाई हमेशा बिजनेस पर्पस की होनी चाहिए। इस बात का सिर्फ एक एक्सेप्शन है, इसको समझ लेते हैं। अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो सर्विसेज का, इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हो, अब चाहे ये बिजनेस पर्पस के लिए करो, चाहे ये आप पर्सनल पर्पस के लिए करो, किसी भी पर्पस के लिए आप इंपोर्ट करो, यहां पे हमेशा ये सप्लाई की डेफिनेशन में कवर होगा और जीएसटी लगेगा, याद रखना ये बात। चलिए बस यही एक एक्सेप्शन था और कोई एक्सेप्शन नहीं है। यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चों इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज को कवर किया है। आउटसाइड इंडिया से अगर आप इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हो, चाहे बिजनेस के लिए करो चाहे पर्सनल के लिए करो, कवर होगा। लेकिन जब शेड्यूल 1 की बात कर रही थी तो वहां पे जब मैं इंपोर्ट कर रही थी तो वो भी आउटसाइड इंडिया से कर रही थी, लेकिन यहाँ पे इंपोर्ट किसी रिलेटेड पर्सन से हो रहा था और बिजनेस पर्पस के लिए ही हो रहा था, बस फ्री ऑफ कॉस्ट होने के बावजूद उसको हमने सप्लाई बनाया था। आइए आगे बढ़ जाते हैं अब। हमने अपना शेड्यूल 1 खत्म कर लिया। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो सप्लाई बनेंगी नहीं, ये बातें लिखी हुई है शेड्यूल 3 में। शेड्यूल 3 कहता है ई मैजिक प्लस 3, ये मैंने निमोनिक दिया हुआ है ताकि आपको याद रहे। ई मैजिक प्लस 3 ये कभी भी सप्लाई नहीं बनता है। ई बोले तो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में जो भी सर्विसेज का लेन देन होता है वो हमारे जीएसटी एक्ट का हिस्सा नहीं है, वो कभी भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज या सप्लाई ऑफ गुड्स का हिस्सा नहीं बनता है। एम बोले तो मॉर्चरी, अगर कोई पर्सन की डेथ हो गई है, मॉर्चरी यानी कि अंतिम संस्कार हो रहा है, फ्यूनरल, ब्यूरियल, क्रिमिनेट्रियम एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिजीज, इन सभी केसेस को हम बेटा जीएसटी की दुनिया में नहीं लेके आते, ये सप्लाई ही नहीं बनता तो इस पर जीएसटी नहीं लगता है। फिर है एक्शनेबल क्लेम्स। एक्शनेबल क्लेम्स क्या होते हैं? एक्शनेबल क्लेम्स उन क्लेम्स को कहते हैं जिनका बेनिफिट पूरी तरह से फ्यूचर में डिपेंड है। अगर फ्यूचर में कोई घटना घटित होगी हमारे फेवर में
तो हमें बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। जैसे कि कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई मुकदमाबाजी चल रही है किसी प्रॉपर्टी के ऊपर, अगर मेरे बच्चों आप वो मुकदमा जीत गए तो आपको फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, मुकदमा हार गए तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप अपने दोस्त से शर्त लगाते हो कि आज बारिश होगी तो तू मुझे 50 रुपए देगा, तो आपको 50 रुपए कम मिलेंगे जब फ्यूचर में बारिश होगी। ऐसे क्लेम्स को बोलते हैं एक्शनेबल क्लेम्स। एक्शनेबल क्लेम्स को हम सप्लाई नहीं मानते हैं एज पर शेड्यूल 3, लेकिन कुछ एक्शनेबल क्लेम्स ऐसे हैं जिनको सप्लाई माना जाता है, जिनके ऊपर जीएसटी लगता है। एक है मेरे बच्चों लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग और लिखो कसिनो, ऑनलाइन गेमिंग एंड हॉर्स रेसिंग। ये अमेंडमेंट से आए थे। हॉर्स रेसिंग 1 2 3 4 5 6, ये 6 एक्शनेबल क्लेम ऐसे हैं जिनको सप्लाई मानते हैं और इन पर जीएसटी भी लगता है। इन 6 के अलावा कोई सा भी एक्शनेबल क्लेम होगा तो वो सप्लाई नहीं बनेगा, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर कोई सी भी सर्विसेज दे रहा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जैसे कि सीएम हो गए, पीएम और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ मिनिस्ट्रीज, ये सब क्या है, ये सब सरकार को अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि ये सब गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, जैसे कि एमपी, एमएलए, ये सब सरकार को अपनी सर्विस दे रहे हैं। इनकी सर्विसेज को बेटा पूरी तरह से जीएसटी के दायरे से बाहर किया गया है, इनको सप्लाई नहीं बनाया गया है, इन पर जीएसटी नहीं लगता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी कंप्लीटेड है तो ये भी हमारी गुड्स एंड सर्विस में नहीं आती और ये हमारी सप्लाई भी नहीं बनती है। अगर कोर्ट और ट्रिब्यूनल के द्वारा कोई सर्विस प्रोवाइड करी जा रही है तो उस पर भी जीएसटी नहीं लगता। कोर्ट और ट्रिब्यूनल में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सब कुछ कवर है। आइए तो हमारे ये हो गए ई मैजिक वाले सारे, आपको समझ आ गए। +3 और देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी ट्रांजैक्शन है जो ना तो सप्लाई ऑफ सर्विस बनती है ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स बनती है। पहली ट्रांजैक्शन, अगर आप एक नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से दूसरी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में सामान लेके जा रहे हो विदाउट एंटरिंग इनटू इंडिया, सपोज ये इंडिया है, ये हो गया यूएसए और ये हो गया चाइना, तो मेरे लिए इंडिया क्या कहलाएगी, टैक्सेबल टेरिटरी, यूएसए क्या कहलाएगा, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। सिमिलरली मेरे लिए, अपन लोगों के लिए चाइना क्या कहलाएगी, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। हम लोग इंडिया में रहते हैं, हम लोग इंडिया में टैक्स भरेंगे ना, हम लोगों को यूएसए और चाइना से क्या मतलब है। तो यूएसए और चाइना हमारे लिए नॉन टैक्सेबल टेरिटरी है, इंडिया हमारे लिए टैक्सेबल टेरिटरी है। करेक्ट, यस। अब सपोज इंडिया में कोई एक पर्सन रहते हैं, इन्होंने यहां से सामान मंगाया, इन्होंने यहां से सामान मंगाया और इन्होंने ये जो गुड्स है इसको सेल करने का वादा कर दिया। तो इन्होंने क्या किया, यूएसए वाले को फोन लगाया और बोला कि मेरे बिहाफ पे गुड्स सीधे चाइना में भेज दो। यानी कि गुड्स एक नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से दूसरी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में चले गए और इंडिया में इन गुड्स ने एंटर नहीं किया है, तो इंडिया में ये घटना सप्लाई नहीं बनेगी, इंडिया में इस घटना पे जीएसटी नहीं लगेगा। नेक्स्ट केस यहाँ पे लिखा हुआ है कि वापस एक कंट्री मैंने बना दी यूएसए और ये हो गई चाइना और ये हो गया अपना इंडिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि इंडिया वालों ने गुड्स मंगाए, इंडिया वालों ने यूएसए से गुड्स तो मंगाए, गुड्स आ भी गए, यहाँ पे पोर्ट होता है, पोर्ट्स पे गुड्स अनलोड हुए, लेकिन इन्होंने गुड्स को होम कंजम्पशन के लिए मना कर दिया। इन्होंने कहा अभी हमारी दुकान पर जगह नहीं है, हम इस गुड्स को अपने घर पर लेके नहीं जाएंगे। आप सब बच्चों को ये बात पता होनी चाहिए कि जब गुड्स पोर्ट पर आता है तो यहाँ पे ये जो पर्सन है जो इन गुड्स का मालिक है, अगर ये गुड्स को होम कंजम्पशन के लिए क्लियर करता है, अपनी दुकान पर ले जाना चाहता है, तो यहाँ पे इसको बिल ऑफ एंट्री एक डॉक्यूमेंट होता है, ये डॉक्यूमेंट फाइल करना होता है
और साथ ही साथ टैक्स की पेमेंट भी करनी होती है। अगर ये होम कंजम्पशन के लिए नहीं ले जाता है तो इसके पास एक ऑप्शन होता है, ये गुड्स को वेयर हाउस में रखवा सकता है। अगर गुड्स वेयर हाउस में रखे जाते हैं तो उस टाइम पे बिल ऑफ एंट्री फाइल करने की जरूरत नहीं होती है, साथ ही साथ टैक्स की पेमेंट भी नहीं करनी होती है। और इन फ्यूचर अगर ये पर्सन वेयर हाउस से गुड्स अपने घर पर लेके आता है तब बिल ऑफ एंट्री फाइल होगा और टैक्स की पेमेंट की जाएगी। इतनी बात समझ आ रही है? यस। अब इस केस में समझो हुआ क्या, इंडिया वाले ने चाइना से इंडिया वाले ने यूएसए से गुड्स मंगाए, गुड्स पोर्ट पर आए, इसने घर पे ले जाने से मना कर दिया, इसने कहा जी मेरे गुड्स वेयर हाउस में रख लो। फिर जब वेयर हाउस में गुड्स आ गए तो इसने चाइना वालों को इन गुड्स को यहां से सेल कर दिया। दैट मीन्स ये कभी भी गुड्स को अपने घर पे नहीं लेके गया, इसने कभी भी होम कंजम्पशन के लिए क्लियरेंस नहीं कराया, तो क्या कभी भी इसको बिल ऑफ एंट्री फाइल करना पड़ेगा? ना। क्या इसको टैक्स भरना पड़ेगा? ना। इसने गुड्स किसको भेज दिए? चाइना को। अब जो करेगा चाइना करेगा। ये जो घटना हुई है यहाँ पे, इसके हाथ में बेटा ये घटना कभी भी सप्लाई नहीं बनेगी, इसको कभी भी जीएसटी भरने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट और देखो लास्ट केस है, वापस से ये यूएसए है, ये इंडिया हो गया और ये चाइना हो गया। अब होता क्या है कि यूएसए से गुड्स जब इंडिया में आ रहे हैं तो ये किसी वेसल में आ रहे होंगे, तो यहाँ पे बेटा 3 कॉपी बनाई जाती हैं, 3 कॉपी बनाई जाती हैं। जैसे कि इनवॉइस होता है ना, इनवॉइस तो आप सब समझते हो। ऐसे जब फॉरेन से गुड्स आते हैं तो बिल ऑफ लैंडिंग बनाया जाता है। बिल ऑफ लैंडिंग बेसिकली ऑनरशिप शो करता है कि गुड्स का मालिक कौन है, ऑनरशिप का एक डॉक्यूमेंट होता है ये। जैसे आपके नाम पे इनवॉइस है तो उस गुड्स के आप मालिक हो, ऐसे ही जिसके नाम पे बिल ऑफ लैंडिंग होगा वो उन गुड्स का मालिक होगा। सो यहाँ पे क्या हुआ, इंडिया वाले ने यूएसए से गुड्स खरीदे, यूएसए वाले ने 3 कॉपी बनाई होंगी बिल ऑफ लैंडिंग की, ठीक है मैम। एक कॉपी इसके पास रहती है, एक कॉपी जो शिप चला रहा है, शिप इंचार्ज के पास रहती है, और एक कॉपी इंडिया वाले के पास आ गई। अब होता क्या है कि ये जो शिप यहाँ पे आ रहा है धीरे 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 पोर्ट पर पहुंच गया, शिप पोर्ट पर पहुंच गया। तो जब इंडिया वाला इस डॉक्यूमेंट को लेके पोर्ट पर जाएगा तो ये गुड्स इसको मिल जाएंगे, इसको टैक्स भरना पड़ेगा बिल ऑफ एंट्री देने के बाद। लेकिन अगर इंडिया वाला इस डॉक्यूमेंट को, जो ये बिल ऑफ लैंडिंग डॉक्यूमेंट है इसके पास, ये किसी और को ट्रांसफर कर देता है तो ये अपनी जिम्मेदारी से फ्री हो गया। अब ही इज नॉट दी ऑनर, ये पोर्ट पर नहीं जाएगा, ये बिल ऑफ एंट्री भी नहीं देगा, ये टैक्स भी नहीं भरेगा। क्यों? क्योंकि इसने जो डॉक्यूमेंट था ये किसी और को ट्रांसफर कर दिया। तो इस पर्टिकुलर पर्सन के हाथ में ये घटना सप्लाई नहीं बनेगी, इस पर जीएसटी नहीं लगेगा। अब जिसके पास डॉक्यूमेंट है ये जाएगा पोर्ट पर तो इसके हाथ में सप्लाई बनेगी, ये जीएसटी भरेगा। क्लियर? मतलब इंडिया वाले पर्सन पर ये घटना सप्लाई नहीं बन रही, इनको जीएसटी नहीं भरना है। इसी के साथ हमारा शेड्यूल 3 पूरा का पूरा खत्म हो गया। हमने वो सारे केसेस देख लिए कि कहां कहां पे सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। अब नेक्स्ट शेड्यूल आता है हमारे पास, शेड्यूल 2। ये शेड्यूल इंपॉर्टेंट नहीं होता एग्जाम के लिए क्योंकि ये कॉमन सेंस का शेड्यूल है। इस शेड्यूल में लिखा हुआ है कि कौन सी चीज गुड्स बनेगी और कौन सी चीज मेरे बच्चों सर्विस बनेगी। अब जैसे मेरे हाथ में ये पेन है, गुड्स है, ये चश्मा क्या है, ये गुड्स है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये क्या है, सर्विस है। तो यही सारी बातें शेड्यूल 2 में लिखी हुई है, देख लेते हैं। सबसे पहले जब आप किसी को गुड्स बेचते हो, गारमेंट्स बेच रहे हो, तो ये क्या है, सप्लाई ऑफ गारमेंट्स। अगर आप किसी को गुड्स को यूज करने का राइट दे रहे हो, आप उनको ऑनरशिप नहीं दे रहे हो, जैसे कि मेरे पास एक मशीन है, मैंने कहा रेंट पर ले जाओ, तो ये क्या होगी, सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगी। एग्जैक्टली मैम। अगर मैं हायर परचेज बेसिस पे सामान बेचती हूँ तो ये भी सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगा। हायर परचेज का मतलब क्या होता है कि आज को मैंने आपको सामान बेच दिया, आपने मुझे डाउन पेमेंट कर दिया और आपके पास थोड़ा थोड़ा पैसा करके आप मुझे एज अ ईएमआई दे रहे हो। जब आप सारी ईएमआई पे कर दोगे तो आप इस मशीन के मालिक बन जाओगे। तो ये
प्रॉपर ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी फ्यूचर डेट में, तो जहां पे ऑनरशिप ट्रांसफर हो रही है उसको हम सप्लाई ऑफ गुड्स कहते हैं। नेक्स्ट देखो, लैंड और बिल्डिंग्स की बात हो रही है, अगर लीज पर या फिर रेंट पर दिए जाते हैं तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाती है। जॉब वर्क का जो प्रोसेस होता है वो भी सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाता है। अगर कोई अपनी बिजनेस एसेट्स को ट्रांसफर कर रहा है, जैसे कि बिजनेस के अंदर काफी सारी एसेट्स हैं, ये पूरा का पूरा बिजनेस है, इसमें इन्वेंट्री भी होगा, इसमें एसी लगा होगा, इसमें कार होगी, इस बिजनेस में कई सारी कैपिटल एसेट होगी। अगर आप इन एसेट्स को ट्रांसफर कर रहे हो तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाता है। आप इन्वेंट्री को ट्रांसफर कर रहे हो, ये भी सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाता है। आइए नेक्स्ट, ये कंपनी है, इस कंपनी में मान लो कार का शोरूम है, इस कंपनी में बेटा कार सेल होती है, कार का शोरूम है, या कई सारी कार है, इनमें से एक कार डायरेक्टर अपनी शादी के लिए यूज कर रहा है, घूमने फिरने जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आप कंपनी की कार को यूज कर रहे हो, ऑनरशिप नहीं ले रहे हो, यू आर जस्ट यूजिंग द कार, तो ये भी क्या कहलाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस। क्या कहलाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस। नेक्स्ट देखो, यहां पे बोला जा रहा है कि अगर कोई एक पर्सन अपना पूरा का पूरा बिजनेस किसी और को ट्रांसफर कर दे, जैसे कि ये पूरा का पूरा बिजनेस है, इस बिजनेस में कपड़ों की दुकान है तो कपड़े रखे हुए हैं, काउंटर रखा होगा, एसी लगा होगा, पूरा का पूरा बिजनेस एक पर्सन के द्वारा दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर दिया जा रहा है, पूरा का पूरा। जैसे कि फादर की डेथ के बाद पूरा का पूरा बिजनेस उनके बेटे को या उनकी वाइफ को मिल रहा है, जस्ट लाइक अ ट्रांसफर, जहाँ पे ऑनरशिप बदल रही है, पूरा का पूरा चलता फिरता बिजनेस किसी और के पास जा रहा है, तो इसको बोला जाता है सप्लाई ऑफ सर्विस। और एक बात आपको और बता दूं, जब हम एग्जाम्पशन चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पे एंट्री नंबर 1 में ये घटना एग्जाम्प्ट हो जाती है, इस घटना के ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। क्लियर? यस मैम। एक और पॉइंट देख लो, ये वाला, गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एसेट्स ऑफ एनी बिजनेस कैरिड ऑन बाय अ पर्सन हु सीज टू बी अ टैक्सेबल पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी सप्लाइड बाय हिम in the course or furtherance of his business immediately before he ceases to be a taxable person। ये कह रहे हैं कि कोई एक पर्सन है, इस पर्सन ने अपना बिजनेस की जो भी एसेट्स थी, जब आप बिजनेस की एसेट्स किसी और को दे रहे हो तो वो क्या बनता है, सप्लाई ऑफ गुड्स बनता है। रेंटिंग पर आप कोई प्रॉपर्टी या मशीन दे रहे हो तो ये भी सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाता है। कंस्ट्रक्शन की सर्विस आप देते हो तो ये भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। अगर आप किसी को राइट टू यूज दे रहे हो, राइट टू यूज दे रहे हो, राइट टू इंजॉयमेंट दे रहे हो, तो ये क्या कहलाता है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। साथ के साथ सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे हो आप किसी के लिए, तो वो भी क्या कहलाएगा मैम, सप्लाई ऑफ सर्विसेज कहलाएगा। किसी काम को ना करने के लिए अगर आपको कुछ पैसा मिला हुआ है तो वो भी आपके लिए क्या कहलाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस। वर्क कॉन्ट्रैक्ट भी क्या कहलाते हैं, सप्लाई ऑफ सर्विस। इसी के साथ हमारा शेड्यूल 2 भी पूरा होता है। शेड्यूल 2 इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम बिकॉज शेड्यूल 2 तो आपके बेटा रग रग में बहता है। हाँ, नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन नंबर 8 जो कि बात करता है कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई। तो अभी तक हम जो बात कर रहे थे सेक्शन नंबर 7 में, वो इंडिविजुअल सप्लाई की बात हो रही थी। सेक्शन नंबर 7 इंडिविजुअल सप्लाई की बात करता है, लेकिन सेक्शन नंबर 8 कॉम्पोजिट मतलब कि मिक्स सप्लाई, ऐसे लिख सकते हैं बंडल वाली सप्लाई की बात करता है। यहाँ पे तो एक सप्लाई एक बार में होती है, लेकिन यहाँ पे पूरा का पूरा बंडल सेल होता है। जैसे कि अगर आप कहीं घूमने फिरने जा रहे हो तो आप होटल रेंट पे लेते हो, तो आपने जनरली देखा होगा कि आपको होटल तो रेंट पे मिलता ही मिलता है, साथ के साथ उसमें फूड सर्विसेज भी मिलती हैं, तो एक से ज्यादा सर्विसेज आप अवेल कर रहे हो। दिवाली पे आपने देखा होगा कि जब आप किसी को गिफ्ट देते हो तो आप एक बास्केट खरीदते हो, एक टोकरी खरीदते हो, तो उस बास्केट के अंदर कई सारा सामान होता है, कुछ चॉकलेट्स होती हैं, कुछ जूसेस होते हैं, एक सोन पापड़ी का डब्बा जरूर होता है इत्तू सा, जो हर बार घूमता 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 फिर से आप ही के घर आ जाता है। तो उस बास्केट के अंदर भी कई सारा सामान है। दिस इज नॉट द इंडिविजुअल सप्लाई, दिस इज द
कई सारी सप्लाई, बंडल ऑफ सप्लाई। आप फोन खरीदने जाते हो तो फोन के साथ चार्जर भी आता है। पहले के जमाने में ईयरबड्स, ईयरफोन भी साथ में आता था, अब नहीं आता है। आपने अपने दोस्त को गिफ्ट करना है पेन, लेकिन आपने जो बंडल खरीदा है उसमें पेन प्लस टाई दोनों आपको दिख रहे हैं, तो ये बंडल बोले जाते हैं। आइए, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बंडल वाली सप्लाई की। इंडिविजुअल सप्लाई की मैं बात नहीं कर रही, आई एम टॉकिंग अबाउट द बंडल। जब एक से ज्यादा सामान एक ही बंडल में दिया जा रहा है तो सेक्शन नंबर 8 की एप्लीकेबिलिटी आती है। अब सेक्शन नंबर 8 बताता है कि ये बंडल आर्टिफिशियली बनाया गया है या नेचुरली बनाया गया है। आर्टिफिशियल बंडल है या ये एक नेचुरल बंडल है। आर्टिफिशियल बंडल को मिक्स बंडल या मिक्स सप्लाई भी कहा जाता है। नेचुरल बंडल को नेचुरल सप्लाई या फिर कंपोजिट सप्लाई या फिर कंपोजिट बंडल भी कहा जाता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि फोन के साथ चार्जर बहुत जरूरी है। सो यहाँ पे ये एक नेचुरल बंडल है, इसको हम कंपोजिट सप्लाई बोलते हैं। यहाँ पे अगर होटल में फूड नहीं मिलेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। जो भी यहाँ पे होटल में रहने वाले लोग होंगे उनको दिक्कत हो जाएगी, शायद वो होटल बुक ही ना करें जो खाना नहीं दे रहे। दैट मीन्स खाना रूम के साथ लेना जरूरी होता है कुछ केसेस में। ये भी एक कंपोजिट सप्लाई है, नेचुरल बंडल है, बिजनेस की रिक्वायरमेंट है। पेन के साथ टाई बेच रहे हो, ये कोई जरूरत नहीं थी इसकी, ये आर्टिफिशियल बंडल है। सिमिलरली यहाँ पे आप देखो कई सारी कैंडीज को एक साथ मिक्स कर दिया गया है। दिवाली के जो डब्बे बनाए जा रहे हैं उसमें कई सारी वैरायटीज को एक साथ मिक्स कर दिया गया है, ये भी मिक्स बंडल है। जब आप फ्लिपकार्ट से अपनी शर्ट ऑर्डर करते हो तो आप शर्ट भी लेते हो, साथ ही साथ आप शिपिंग सर्विसेज भी ले रहे हो, शिपिंग सर्विस भी ले रहे हो। और अगर कोई कांच वांच का सामान है, कीमती सामान है, तो वहां पे इंश्योरेंस भी 2 4 5 रुपए का आपको पे करना होता है। तो एक से ज्यादा मल्टीपल सर्विसेज आप अवेल कर रहे हो। लेकिन फ्लिपकार्ट से शर्ट खरीद रहे हो, शिपिंग सर्विसेज भी ले रहे हो, दिस इज नेचुरल बंडल। क्योंकि शर्ट वहां पे खरीद के रखनी थोड़ी ना, अपने घर तक डिलीवरी भी तो करानी है। तो बिजनेस की रिक्वायरमेंट की वजह से बने हुए बंडल कहलाते हैं नेचुरल बंडल। क्लियर? सो याद रखना, नेचुरल बंडल के अंदर हमेशा एक सप्लाई प्रिंसिपल सप्लाई होती है और बाकी सभी एंसिलियरी सप्लाई होती हैं। जैसे फोन और मोबाइल और चार्जर में फोन इज इंपॉर्टेंट, फोन इज प्रिंसिपल, यस मैम। होटल का स्टे और फूड, इसमें स्टे इज प्रिंसिपल, फूड इज एंसिलियरी। ये तो बेटा आर्टिफिशियल है, ये भी आर्टिफिशियल है। क्लियर? यस। तो जहां पे हमारा नेचुरल बंडल है वहां पे हमेशा एक सप्लाई प्रिंसिपल सप्लाई कहलाती है, बाकी सभी सप्लाई एंसिलियरी सप्लाई कहलाती है। और पूरे के पूरे बंडल पर जो टैक्स लगता है उसका रेट हमेशा प्रिंसिपल सप्लाई वाला होता है। तो जो फोन पर जीएसटी लगेगा उसी रेट से चार्जर पर भी जीएसटी लगेगा। सिमिलरली होटल में जो होटल का जीएसटी का रेट होगा स्टे करने का, सेम वही रेट ही फूड पर भी अप्लाई हो रहा होगा। ठीक है मैम, क्योंकि कंपोजिट बंडल है ना, इसलिए। अब बात कर लेते हैं आर्टिफिशियल बंडल की। अब आर्टिफिशियल बंडल में भी कई प्रकार की सप्लाईज हैं। मान लो एक सप्लाई पे 5% जीएसटी, एक पे 12% जीएसटी, एक पे 18। अब पूरे के पूरे बंडल पे हमेशा हाईएस्ट रेट से जीएसटी लगता है। चलो, कंपोजिट क्या है? 2 और मोर सप्लाईज होती है, ये नेचुरल बंडल होता है। इसमें एक सप्लाई हमेशा प्रिंसिपल सप्लाई होती है, बाकी सभी एंसिलियरी सप्लाई होती है। पूरे के पूरे बंडल पर हमेशा प्रिंसिपल सप्लाई का जो रेट होता है वो एप्लीकेबल होता है। मिक्स सप्लाई के अंदर भी 2 या 2 से ज्यादा सप्लाई होती है, लेकिन ये नेचुरली बंडल्ड नहीं होता है। यहाँ पर सभी सप्लाई अपने आप में इंडिपेंडेंट है, कोई भी प्रिंसिपल सप्लाई नहीं होती है, ऑल आर इक्वल होती है। तो बंडल के अंदर जितनी भी सप्लाई है सबके ऊपर जो जो जीएसटी का रेट होता है उसमें जो हाईएस्ट रेट होता है वो पूरे के पूरे बंडल पे एप्लीकेबल हो जाता है।
चलिए ठीक है जी, डन, क्लियर। अब टाइप्स ऑफ सप्लाई की बात कर लेते हैं। सप्लाई दो प्रकार की होती है, एक होती है इंटर और एक होती है इंट्रा। इंटर मतलब जब सप्लायर एंड रेसिपिएंट ये दोनों दो डिफरेंट स्टेट्स में रहते हो, या फिर दो डिफरेंट यूटी में रहते हो, या फिर दो डिफरेंट कंट्री में रहते हो, इसको हम बोलते हैं इंटर स्टेट सप्लाई। लेकिन इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या होती है? जब सप्लायर एंड रेसिपिएंट सेम स्टेट में रहते हो, या फिर सेम यूटी में रहते हो, या फिर हाँ बस सेम स्टेट में रहते हो या फिर सेम यूटी में। जैसे सप्लाई और रेसिपिएंट दोनों यूपी में रहते हैं, तो ये कौन सी कहलाएगी? इंट्रा। सप्लायर यूपी में रहता है, रेसिपिएंट हरियाणा में रहता है, तो ये कहलाएगी इंटर। इंटर के यूपर हमेशा आईजीएसटी लगता है, और इंट्रा के केस में सीजीएसटी एसजीएसटी लगता है। अगर ट्रांजैक्शन यूटी में हो रही है तो सीजीएसटी एंड यूटी जीएसटी लगता है। डन है मैम, एकदम बढ़िया, परफेक्टली डन है। चलिए डन, यस। अब इस चैप्टर में एक वर्ड आया था रिलेटिव पार्टी, जब अपन पढ़ रहे थे शेड्यूल 1। तो रिलेटिव पार्टी का मतलब क्या होता है कि जो भी इंडिविजुअल है उनकी स्पाउस, मतलब हस्बैंड के लिए वाइफ, वाइफ के लिए हस्बैंड, और उनके बच्चे, ये रिलेटिव पार्टीज हैं। साथ के साथ उनके पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट्स एंड ब्रदर सिस्टर, अगर ये पूरी तरह से इनके ऊपर डिपेंडेंट है तो ये भी रिलेटिव पार्टी की डेफिनेशन में आएंगे। इसी के साथ हमने पूरा का पूरा सप्लाई चैप्टर खत्म कर दिया। हमने कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा। आई थिंक हमें 30 मिनट लगा होगा सप्लाई को रिकॉल करने में। अब जल्दी से हम कंपोजिट स्कीम को रिकॉल करेंगे विदाउट वेस्टिंग टाइम। कंपोजिट स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपोजिशन स्कीम का सेक्शन जरूर याद रखना, इसका होता है सेक्शन नंबर 10। जनरली अगर हम कंपोजिशन स्कीम नहीं लेना चाहते हैं तो ये गुड्स के केस में जीएसटी के रेट्स होते हैं, और ये सर्विस के केस में जीएसटी के रेट्स हैं। लेकिन ये रेट्स तब लगते हैं जब हम कंपोजिशन स्कीम नहीं ले रहे हैं। अगर आप कंपोजिशन स्कीम लेना चाहते हो तो जो रेट्स हैं वो बहुत ज्यादा रिड्यूस्ड हो जाते हैं। अभी पढ़ेंगे कितना रिड्यूस्ड। आइए स्वागत करते हैं सेक्शन नंबर 10 का। कंपोजिशन स्कीम की हम बात करते हैं तो हमारे पास दो तरह की कंपोजिशन स्कीम्स होती है, आप सब जानते हो। एक वो होती है जो गुड्स के लिए होती है, एक वो होती है जो सर्विस के लिए होती है। ये तो बेटा शुरुआत से चली आ रही है, जब से जीएसटी एक्ट आया है। सेक्शन नंबर 10(1), 10(2) के अंदर इसकी पूरी गाथा लिखी हुई है। लेकिन ये अमेंडमेंट से आई थी तो इसको 10(2)A लिख दिया। 10(2) अमेंडमेंट से आई थी तो हमने ए लगा दिया। तो यहाँ पे मैंने आपको सेक्शंस बताए हैं, मन करे याद रखना, मन करे मत याद रखना। कुल मिला के हमारे पास आज की डेट में कंपोजिशन स्कीम गुड्स के लिए भी है, कंपोजिशन स्कीम सर्विस के लिए भी है। शुरू करते, आ जाइए। कंपोजिशन स्कीम क्यों लेनी है? कंपोजिशन स्कीम लेने से सिंप्लिसिटी हो जाती है। जैसे कि पहले आपको हर महीने रिटर्न फाइल करनी है। अगर आप कंपोजिट स्कीम में आ जाओगे तो पूरे साल भर में आपको एक बार रिटर्न फाइल करनी होती है। आपको मल्टीपल टाइम्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं होती है। कंपोजिट स्कीम के अंदर आपके ऊपर ढेर सारे कंप्लायंसेस नहीं लगते हैं। जैसे कि अब एक कंपोजिट डीलर को इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं है, अपने ग्राहक से टैक्स कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, कंपोजिट डीलर को आईटीसी नहीं मिलता है। तो कई सारे कंडीशंस हैं, कई सारे फायदे हैं जो कि कंपोजिट डीलर के लिए आसानी पैदा करते हैं। कंपोजिशन किसको मिलती है? कंपोजिशन सबको नहीं मिलती, छोटे छोटे लोगों को मिलती है जिनकी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में और करंट फाइनेंशियल ईयर में, दोनों ही फाइनेंशियल ईयर में अगर टर्नओवर विद इन लिमिट है तो आपको कंपोजिशन स्कीम मिल जाएगी। ये कुछ स्टेट्स हैं, ये कुछ स्टेट्स हैं। यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो आप समझ पाओगे। कुछ स्टेट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, उत्पम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड सिक्किम और त्रिपुरा। सो ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं। इन स्टेट्स को याद करने के लिए एक निमोनिक लिख रही हूं मैं यहाँ पे ताकि कभी ना भूलो।
चलो, नागमणि तेरा पूरा मजा। नाग बोले तो नागालैंड, मणि बोले तो मणिपुर, तेरापुरा बोले तो त्रिपुरा, मजा बोले तो मिजोरम। और कौन कौन से रह गए? अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम। नागमणि तेरा पूरा मजा, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम, ये वो स्टेट्स हैं जहां पे अगर आपके बिजनेस की पिछले साल की टर्नओवर 75 लाख रुपए तक है तो करंट ईयर में आपको कंपोजिशन स्कीम मिलेगी। लेकिन हाँ, करंट ईयर में भी आपकी टर्नओवर 75 लाख रुपए तक होगी, तभी आप कंपोजिशन में टिके रहोगे। जैसे ही टर्नओवर करंट ईयर की 75 लाख रुपए से ज्यादा हुई, आप तुरंत कंपोजिशन से बाहर हो जाओगे। तो हमें एक बात समझ आती है यहाँ पे कि कंपोजिशन स्कीम तभी मिलती है जब आप प्रीवियस ईयर में टर्नओवर का क्राइटेरिया पूरा करते हो और साथ ही साथ करंट ईयर का भी क्राइटेरिया आपको पूरा करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, इन 8 स्टेट्स को अगर मैं हटा दूं तो बाकी सभी स्टेट्स में टर्नओवर का जो लिमिट है वो कितना है? 1.5 करोड़ है। आगे देखो मैम, ये टर्नओवर कैसे निकालते हैं? टर्नओवर बेटा हमेशा पेन बेसिस पर निकलता है। ऑल इंडिया में आपके जितने भी बिजनेसेस चल रहे हैं आप सबका एग्रीगेट करोगे। एग्रीगेट करते टाइम आप टैक्सेबल सप्लाईज भी लोगे, एग्जेम्प्ट सप्लाईज, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, जीरो रेटेड सप्लाई, इंटर स्टेट सप्लाई, सारी सप्लाई आपको एड ऑन करनी है। लेकिन इन सप्लाईज को एड ऑन करते टाइम टैक्सेस को आप एक्सक्लूड कर देना, इनवर्ड सप्लाईज को आप एक्सक्लूड कर देना। इनवर्ड क्या होता है? इनवर्ड परचेज होता है, और परचेज तो हमारी टर्नओवर का हिस्सा बन ही नहीं सकती, तो वैसे भी हमें हटाना है। तो ये कंफ्यूजिंग पॉइंट है, ये आपको ऐसे ही पता रहता है। चलिए क्लियर, याद रहेगी ये बात। तो जब भी हम टर्नओवर कैलकुलेट करते हैं तो हम सारी सप्लाई एड ऑन करते हैं लेकिन टैक्सेस एड ऑन नहीं करते हैं। चलिए डन, आगे बढ़ते हैं। कुछ कंडीशंस हैं जो कि कंपोजिशन स्कीम वाले सप्लायर को पूरी करनी होती है। जब आप एक कंपोजिशन डीलर बन जाते हो तो आपको इनवॉइस इशू नहीं करना है, आप अपने कस्टमर से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते हो, आप आईटीसी का क्रेडिट नहीं ले सकते हो, साथ के साथ रेसिपिएंट भी आईटीसी का क्रेडिट नहीं ले पाएगा। ना तो रेसिपिएंट आईटीसी का क्रेडिट ले पाएगा, ना ही सप्लायर आईटीसी का क्रेडिट ले पाएगा। साथ के साथ अगर आपने कंपोजिशन स्कीम ली हुई है तो अब जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, आप इनवॉइस इशू तो कर ही नहीं सकते हो, आप एक डॉक्यूमेंट इशू करते हो जिसका नाम होता है बिल ऑफ सप्लाई। इस डॉक्यूमेंट के ऊपर आप लिखते हो कि आप कंपोजिट डीलर हो। आपकी दुकान के बाहर जो बोर्ड लगा हुआ है उस बोर्ड पर भी आपको ये बात लिखनी पड़ती है कि यू आर अ कंपोजिट डीलर। ठीक है मैम। किस किस को बेटा कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलती? तो यहां पे ध्यान दो, सप्लाई ऑफ सर्विसेज लिखा हुआ है। सप्लायर ऑफ सर्विसेज को आप सब जानते हो, आज की डेट में 10(2)(a) के अंदर कंपोजिशन स्कीम मिल जाती है। ठीक है मैम, भले ही 10(1) और 10(2) वाली नहीं मिलती है लेकिन अभी हम 10(2)(a) पढ़ेंगे तो वो वाली मिल जाएगी। सप्लायर ऑफ गुड्स विच आर नॉट लेविएबल टू टैक्स, अगर आप नॉन टैक्सेबल गुड्स बेच रहे हो तो आपको कंपोजिट स्कीम नहीं मिलेगी। जैसे कि अल्कोहलिक लिकर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, डीजल, एविएशन टरबाइन फ्यूल, तो इनके ऊपर तो जीएसटी नहीं लगता बेटा, इनको तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ही नहीं लेना होता, तो कंपोजिशन भी इनके लिए कोई मायने नहीं रखते, इनको कंपोजिशन नहीं मिलती। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, पूछा जाता है पेपर में। अगर आप इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हो तो भी आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलती। जैसे कि आप दिल्ली में रहते हो तो आप दिल्ली से दिल्ली सामान बेच रहे हो तो आपको कंपोजिशन मिल जाएगी, लेकिन आप दिल्ली से हरियाणा में सामान बेच रहे हो, महाराष्ट्र में सामान सेल कर रहे हो, यूपी में सामान सेल कर रहे हो तो आपको कंपोजिशन नहीं मिलेगी। मैम एक बात बताओ, अगर हम हरियाणा दिल्ली में रहते हैं, हम सामान दिल्ली से दिल्ली में ही बेच रहे हैं, मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैम जो सामान हम खरीद रहे हैं, हम जो सामान इनवर्ड कर रहे हैं वो हम हरियाणा से इनवर्ड कर रहे हैं, बताओ मैम कंपोजिशन मिलेगी कि नहीं? मैंने कहा क्लियर कट लिखा है कि जो आपकी आउटवर्ड सप्लाई है वो इंटर होगी तो नहीं मिलेगी,
इनवर्ट सप्लाई आपकी इंटर हो सकती है, लॉ इसमें रोक नहीं लगा रहा है। लॉ कह रहे हैं जो आपकी आउटवर्ड सप्लाई है, जो आपकी सेल हो रही है, वो इंट्रा होनी चाहिए अगर आपको कंपोजिशन स्कीम लेनी है तो। यही बात यहां लिखी है। आप इनवर्ट सप्लाई इंटर कर सकते हो, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। और कंडीशंस देखो, ई कॉमर्स ऑपरेटर्स को कभी भी कंपोजिट स्कीम नहीं मिलती। अगर आप मैन्युफैक्चरर हो, किसके, ये मैंने आपको क्लास में निमोनिक याद कराया था, टीपा प्लस ब्रिक्स एंड टाइल्स, क्या था, टीपा ब्रिक एंड टाइल्स। अगर आप मैन्युफैक्चरर हो, आइसक्रीम, पान मसाला, तबाको, एरेटेड वाटर, तबाको, आइसक्रीम, पान मसाला, एरेटेड वाटर एंड ब्रिक्स एंड टाइल्स, ये हमारे नोटिफाइड गुड्स हैं, जहरीले गुड्स हैं एक तरह से। इन गुड्स की अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो आपको कंपोजिट स्कीम नहीं मिलती है। एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन को भी कंपोजिट स्कीम नहीं मिलती। मैम ये सीटीपी और एनआरटीपी कौन होते हैं? सीटीपी हम बोलते थे देसी बंजारे, और एनआरटीपी होते थे हमारे विदेशी बंजारे। देशी बंजारे उनको बोला जाता है जो विद इन इंडिया मेला लगाते हैं, जिनका कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होता, कभी किसी एग्जीबिशन में जा रहे हैं, कभी किसी फेयर में जा रहे हैं, जगह जगह जाके अपनी दुकान लगाते हैं, भटकते रहते हैं। ऐसे लोगों को कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलती। सिमिलरली जो विदेशी बंजारे हैं, बाहर से आके इंडिया में मेला लगा रहे हैं, इंडिया में एग्जीबिशन का हिस्सा बन रहे हैं, तो इनको भी कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलती है। चलिए, क्लियर। अभी मैं फिलहाल आपसे गुड्स का डिस्कशन कर रही हूँ, मेनली गुड्स और रेस्टोरेंट सर्विसेज का। अभी सब सर्विसेज का डिस्कशन नहीं किया है। 10(2)A वाली सर्विस का डिस्कशन बाद में करेंगे अपन। तो आइए अब देखो टैक्स का रेट क्या रहेगा। अगर आप मैन्युफैक्चरर हो, अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो आपके ऊपर जो रेट ऑफ टैक्स लगता है दैट इज 1%, 0.5% सीजीएसटी, 0.5% एसजीएसटी। लेकिन याद रखना ये हमारा टर्नओवर इन दी स्टेट लगता है, टर्नओवर इन दी स्टेट, टोटल टर्नओवर इन दी स्टेट। अभी समझाऊंगी इसमें डिफरेंस। अब देखो, अगर आप मैन्युफैक्चरर नहीं हो तो आप कौन हो? ट्रेडर हो। अगर आप ट्रेडर हो तो भी रेट कितना है? 1%, 0.5% सीजीएसटी, 0.5% एसजीएसटी। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है कि ये जो टैक्स लगेगा ये टैक्सेबल टर्नओवर पे लगेगा, और यहाँ पे क्या लिखा है, जो टैक्स लगेगा वो टोटल टर्नओवर पर लगेगा। ठीक है मैम। और अगर आप एक रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर हो तो जो टैक्स का रेट रहता है वो रहता है 5%। इसमें 2.5% सीजीएसटी होता है, 2.5% एसजीएसटी होता है। आपको मैं एक छोटा सा इतिहास याद दिला देती हूँ कि जब पहले हमारा जीएसटी एक्ट आया था तो उस टाइम पे कंपोजिशन स्कीम सिर्फ और सिर्फ गुड्स को मिलती थी और रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर को मिलती थी, बस, और किसी को नहीं मिलती थी। अगर आप गुड्स में डील कर रहे हो या फिर आप रेस्टोरेंट की सर्विस करते हो तो ही मिलती थी, और किसी को कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलती थी। लेकिन धीरे धीरे टाइम बीतता गया, चीजें बदलती गई, आज के दिन में सर्विस प्रोवाइडर को भी कंपोजिशन स्कीम मिलती है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो जगह जगह सिर्फ गुड्स और रेस्टोरेंट सर्विस की बात करी गई है, क्योंकि पहले सिर्फ और सिर्फ गुड्स और रेस्टोरेंट सर्विस वालों को ही मिलती थी। फिर बाद में जब लॉ बदला तो सर्विस प्रोवाइडर को भी मिलने लगी, लेकिन उस बात को सेक्शन नंबर 10(2)A में दिखाया गया है। आइए अब समझते हैं यहाँ पे। याद रखना है, पेपर में काफी पूछा जाता है, मैन्युफैक्चरर जब भी टैक्स पे करता है तो वो अपने स्टेट वाइज टैक्स पे करता है और टोटल टर्नओवर पे करता है। लेकिन ट्रेडर भी स्टेट वाइज टैक्स पे करता है, लेकिन ये टैक्सेबल टर्नओवर पे करता है। फॉर एन एग्जाम्पल, ये मैन्युफैक्चरर है, ये दिल्ली में भी अपना बिजनेस कर रहा है, हरियाणा में भी कर रहा है, महाराष्ट्र में भी। दिल्ली से ये सिर्फ दिल्ली में सामान बेचता है, हरियाणा से ये हरियाणा में सामान बेचता है, महाराष्ट्र से महाराष्ट्र में सामान बेचता है। तो इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहा है, इसको कंपोजिशन मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इसको यहाँ पे भी कंपोजिशन मिल जाएगी, इसको यहाँ पे भी कंपोजिशन मिलेगी, इसको यहाँ पे भी कंपोजिशन मिलेगी। ठीक है मैम। अब ये कई प्रकार की सप्लाई करता है। कुछ इसकी टैक्सेबल सप्लाई है, मान लो 1 लाख रुपए की। कुछ इसकी नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, मान लो 1 लाख रुपए की।
कुछ इसकी एग्जाम्प्ट सप्लाई है मान लो 5 लाख रुपए की, कुछ इसकी जीरो रेटेड सप्लाई भी है मान लो 5 लाख रुपए की। तो इस ऐसे ही कुछ यहाँ पे भी है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। सो विद इन स्टेट ये अपनी टोटल सप्लाई का एग्रीगेट करेगा, तो कितना आ जाएगा 5 5 10 2 12। तो दिल्ली में ये क्या करेगा, 12 लाख के ऊपर 0.5% लगाएगा सीजीएसटी एंड 12 लाख के ऊपर 0.5 लगाएगा एसजीएसटी और ये सरकार को दे देगा। ऐसे ही हरियाणा ब्रांच में भी जितनी भी टर्नओवर होगी स्टेट वाइज कैलकुलेट होता है ना, तो यहाँ पे टोटल पे 0.5 सीजीएसटी 0.5 एसजीएसटी, ऐसे ही ये यहाँ पे करेगा। लेकिन अगर मान लो ये मैन्युफैक्चरर ना होके ये ट्रेडर होता और वापस से इसका दिल्ली में भी बिजनेस है, हरियाणा में भी है, महाराष्ट्र में भी है, तो यहाँ पे इसकी टैक्सेबल टर्नओवर है 1 लाख, नॉन टैक्सेबल है 1 लाख, एग्जैम्प्टेड है 5 लाख और जीरो रेटेड है 5 लाख। सिमिलरली यहाँ पे भी कुछ होगा, यहाँ पे भी। तो हम तो स्टेट वाइज कैलकुलेट करते हैं, तो पहले दिल्ली का कैलकुलेट करेंगे। ट्रेडर के केस में आप सब जानते हो सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई पे जीएसटी लगता है, यानी कि 1 लाख पे 0.5 लगाएगा सीजीएसटी और 1 लाख पे 0.5 लगाएगा एसजीएसटी। क्लियर? ऐसे ही हरियाणा का भी कैलकुलेट करके पे करेगा, ऐसे ही महाराष्ट्र का भी। लेकिन रेस्टोरेंट में कोई दिक्कत नहीं है, 2.5% टोटल सर्विसेज पे लगेगा और सीजीएसटी और 2.5 एसजीएसटी स्टेट वाइज। ठीक है मैम, आइए इसी के साथ हमारी इस स्कीम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया शुरुआती दौर में जब हमारा जीएसटी एक्ट आया था, तो कंपोजिशन स्कीम सिर्फ और सिर्फ गुड्स वालों को मिलती थी। अगर प्रीवियस ईयर में इनकी टर्नओवर 1.5 सीआर या फिर 75 लाख है तब, और मिलती थी रेस्टोरेंट वालों को भी मिलती थी। अब ऐसे केस में जो छोटे मोटे दुकानदार होते थे उनको दिक्कत हो गई। जैसे कि आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रिक सामान बेचते हैं, जैसे कि जो प्रेस बेच रहे हैं, मिक्सर बेच रहे हैं, ग्राइंडर बेच रहे हैं, ओवन बेच रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक सामान बेच रहे हैं, ऐसे तरह के कई लोग होते हैं, इनको दिक्कत हो गई। ये बोलते हैं कि यार अगर हम प्रेस बेचते हैं और अगर प्रेस खराब हो जाती है तो हमें उसे रिपेयर एंड मेंटेनेंस की सर्विस तो देनी पड़ती है ना। हमने मिक्सर बेचा, मिक्सर खराब हो गया तो हम रिपेयर एंड मेंटेनेंस की सर्विस तो देंगे ना। मतलब हम गुड्स के साथ साथ थोड़ा बहुत सर्विस भी दे रहे हैं, तो हमने क्या गलती कर दी जो हम जैसे छोटे लोगों को भी आप कंपोजिशन देने से मना कर रहे हो। बताओ क्या हम उनका प्रेस सही करने ना जाएं? बताओ क्या हम उनका मिक्सर सही करने ना जाएं? सरकार घबरा गई, सरकार ने कहा जाओ। मैं यहाँ पे एक छोटी सी लिमिट दे रही हूँ। सरकार ने कहा आप गुड्स के दुकानदार हो, लेकिन थोड़ी मोड़ी अगर आप सर्विस दे रहे हो, थोड़ी मोड़ी विद इन लिमिट अगर आप सर्विस दे रहे हो, तो वो आपको कंपोजिट स्कीम में परमिटेड है। याद रखना, पहले जब लॉ आया था सिर्फ इन दो के लिए आया, फिर लॉ ने थोड़ी मोड़ी सर्विस दी, लेकिन आज के टाइम लॉ बदल चुका है। 10(2) एक नया सेक्शन आ गया है। अब आप फुल्ली सर्विस दे रहे हो तब भी आपको कंपोजिशन मिलेगी। लेकिन अभी मैं आपको ये नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं सिर्फ इसकी चर्चा कर रही हूँ कि गुड्स दे रहे थे, मिल रही थी, गुड्स के साथ अगर थोड़ी मोड़ी सर्विस दे रहे हो तो भी मिलेगी। मैम कितनी सर्विस? आओ, तो गुड्स अगर आप सेल कर रहे हो तो आपको कंपोजिशन मिलती है, रेस्टोरेंट की सर्विस दे रहे हो मिलती है, गुड्स के साथ साथ थोड़ी मोड़ी सर्विस दे रहे हो तो भी मिलती है। मैम सर्विस कितनी, लिमिट बताओ? तो सर्विस इतनी, जो भी आपकी प्रीवियस ईयर की टर्नओवर है स्टेट वाइज उसका 10%, प्रीवियस ईयर की जो भी आपकी टर्नओवर है 10% और 5 लाख विच एवर इज हायर, इतनी मैक्सिमम सर्विसेज आप दे सकते हो, इससे ज्यादा आप नहीं दे सकते हो। फॉर एन एग्जांपल, ये बेटा मिस्टर सोनू जी, इनकी प्रीवियस ईयर की टर्नओवर मैं आपको बताती हूँ हरियाणा में कितनी है और दिल्ली में कितनी है। प्रीवियस ईयर की इनकी जो टर्नओवर है हरियाणा में वो है 30 लाख और दिल्ली में इनकी प्रीवियस ईयर की टर्नओवर है मान लो 50 लाख।
तो कंपोजिशन तो मिल ही जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। प्रीवियस ईयर की टर्नओवर कितनी हुई, 80 लाख हुई ना, स्पेशल स्टेट भी नहीं है, तो इनको कंपोजिशन तो मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मैम, कंपोजिशन इनको मिल जाएगी करंट ईयर में। ठीक है, अब मुझे ये जानना है कि ये हरियाणा से कितनी सर्विस दे सकते हैं और दिल्ली ब्रांच से ये कितनी सर्विस दे सकते हैं। तो 10% ऑफ प्रीवियस ईयर टर्नओवर, तो ये कितना आ गया, 3 लाख और 5 लाख, विच एवर इज हायर। मतलब ये हरियाणा से अगर गुड्स और सर्विस देना चाहते हैं तो सर्विस मैक्सिमम 5 लाख रुपए की दे सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी कर लो, 50 लाख का 10% कितना आएगा, 5 लाख और 5 लाख विच एवर इज हायर। तो वापस से कितनी सर्विस दे सकते हैं, ये दिल्ली ब्रांच से भी 5 लाख दे सकते हैं, हरियाणा ब्रांच से भी 5 लाख दे सकते हैं। सो यही बात यहाँ लिखिए कि 10% टर्नओवर इन अ स्टेट वाइज सर्विसेज की कैलकुलेशन होती है, और 5 लाख रुपीज विच एवर इज हायर, इतनी सर्विसेज ये दे सकते हैं। इससे ज्यादा देंगे तो कंपोजिशन स्कीम से आउट हो जाएंगे। ये पूरी की पूरी चर्चा थी हमारी पुरानी कंपोजिशन स्कीम की, जो कि गुड्स या फिर रेस्टोरेंट सर्विस या फिर गुड्स प्लस थोड़ी सी सर्विसेज के लिए हुआ करती थी। अब हम पढ़ेंगे 10(2)A जो कि अमेंडमेंट से आई। इसके तहत अगर आज के टाइम में आप सिर्फ और सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर हो या फिर आप सर्विस के साथ गुड्स भी दे रहे हो, मतलब कि लिमिट नहीं है, नो लिमिट, नो लिमिट, तो आप 10(2)A में आके रजिस्ट्रेशन ले लेना। आइए देखते हैं कैसे, किसको मिलेगी, सर्विस प्रोवाइडर के लिए। बेसिकली अगर आपका सर्विस प्रोवाइडर के साथ साथ आप गुड्स भी सेल कर सकते हो, जैसे कि आपने देखा सलून वाले VLCC, इनसे जाओ हेयर स्पा कर दो, तो हेयर स्पा करते करते आपको 10 चीजें बता देंगे, आप ये प्रोडक्ट ले लो, आप ये प्रोडक्ट ले लो, इससे आपके हेयर को न्यूट्रिशन मिलेगा, इससे आपका डैंड्रफ कम होगा, इससे ये होगा, इससे वो होगा। साथ साथ मार्केटिंग भी करते रहते हैं, मतलब सर्विस देने के साथ साथ अपना प्रोडक्ट भी ये सेल करते रहते हैं। आप हेयर कट कराने जाते होगे तो आपसे बोलते होंगे कितना ड्राई हेयर है आपका, यू शुड यूज दिस शैम्पू, यू शुड यूज दिस ऑयल, ये यहाँ का, ये इस कंट्री का है, इसमें ये है। सो वो सर्विस के साथ साथ थोड़ा थोड़ा गुड्स भी दे रहे हैं, तो वो 10(2)A में कवर हो जाएंगे। लेकिन याद रखना कब मिलेगी, ये तब मिलेगी जब प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, मतलब प्रीवियस ईयर में आपकी टर्नओवर किसी भी स्टेट में हो 50 लाख तक होनी चाहिए। पिछले साल में अगर टर्नओवर 50 लाख रुपए तक है तो आपको करंट ईयर में कंपोजिशन स्कीम मिल जाएगी 10(2)A वाली। लेकिन हाँ, करंट ईयर में अगर आपकी टर्नओवर 50 लाख से ऊपर हो जाती है तो आपको इससे धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाएगा। यहाँ पे जो टैक्स का रेट है वो 6% रहता है, 6%, 3% रहता है CGST और 3% रहता है SGST। Who will not eligible for this, तो एकदम सेम है जो अभी हमने पुराना 10(1) 10(2) में पढ़ा था, सेम वही सारी बातें 10(2)A में लिखी है कि किस किस को 10(2)A नहीं मिलेगी। तो जो नॉन टैक्सेबल सप्लाई दे रहे हैं, नॉन टैक्सेबल मतलब जिस पे टैक्स ही नहीं लगता है, तो उस पे नहीं मिलेगी। इंटर स्टेट कर रहे हो, नहीं मिलेगी। ई कॉमर्स ऑपरेटर हो, नहीं मिलेगी। नोटिफाइड गुड्स की सर्विसेज सप्लाई है, नहीं मिलेगी। CTP NRTP हो, नहीं मिलेगी। एकदम सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है मेरे बच्चों। टैक्स का रेट बस 6% है, 3-3। एक बात याद रखना, ये है हमारे सोनू भैया, इनका बेटा दिल्ली में भी बिजनेस है, हरियाणा में भी है और महाराष्ट्र में भी है। ये चाहे कि मुझे दिल्ली वाले बिजनेस के लिए कंपोजिशन दे दो बस, बाकी में मत दो, ऐसा नहीं होता। एक में कंपोजिशन तो सब में कंपोजिशन, एक से कंपोजिशन से बाहर आओगे तो सब में कंपोजिशन से बाहर आ जाओगे। याद रखना, कंपोजिशन आपको हमेशा पेन बेसिस पे मिलती है। अगर आपके पेन पर कंपोजिशन है तो आपके पेन नंबर पे जितने भी बिजनेस चल रहे हैं सारे के सारे ऑटोमेटिकली कंपोजिशन स्कीम में फॉल कर जाएंगे। क्लियर? यस मैम, डन। आगे आओ, अब कंपोजिट स्कीम के लिए अप्लाई कैसे करें, तो यहाँ पे दो केसेस हैं। एक तो केस ये कि आप नए नवेले हो, मतलब कि आप पहली दफा आप रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, आप रजिस्टर्ड नहीं हो GST लॉ में,
आप रजिस्ट्रेशन लेने जा रहे हो, जब भी आप रजिस्ट्रेशन लेते हो तो आपको REG01 फॉर्म फिल करना होता है, और इसी फॉर्म के अंदर एक हिस्सा होता है पार्ट बी करके। अगर आप चाह रहे हो, अभी तक आप अनरजिस्टर्ड हो, ध्यान देना, अब आप रजिस्टर्ड होना चाहते हो और आप चाहते हो कि मैं साथ के साथ कंपोजिशन स्कीम भी ले लूं, तो आप REG01 फिल करोगे। साथ के साथ पार्ट बी में पूछा जाता है क्या आप कंपोजिशन में आना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे यस करना होता है, उसके बाद आपको कंपोजिशन मिल जाती है। मैम कब से कंपोजिशन हमारे ऊपर एप्लीकेबल होगी, जब से रजिस्टर्ड माने जाओगे उसी दिन से कंपोजिट भी माने जाओगे। मतलब जिस दिन से आपका रजिस्ट्रेशन इफेक्ट में आएगा, जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन इफेक्ट में आएगा उसी दिन से कंपोजिशन स्कीम भी आपकी इफेक्ट में आ जाएगी। अच्छा, लेकिन आप एक ऐसे पर्सन हो जिसने ऑलरेडी जीएसटी लॉ में खुद को रजिस्टर्ड करा रखा है, लगभग मान लो 2 साल हो गए, लेकिन अब आपका मन कर रहा है कि यार मैं रजिस्टर्ड तो हूं लेकिन ना मुझे कंपोजिट स्कीम चाहिए, तो कोई बात नहीं, इसके लिए एक फॉर्म होता है GST-CMP-02। आपको ये फॉर्म फिल करना होता है। ये फॉर्म फिल करते आपको कंपोजिशन स्कीम मिल जाती है। लेकिन एक बात याद रखना, कंपोजिशन स्कीम हमेशा बिगिनिंग ऑफ द ईयर में मिलती है। अगर आप पहली बार रजिस्टर्ड नहीं हो रहे हो, आप ऑलरेडी जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड हो, लेकिन आप कंपोजिट स्कीम चाहते हो, तो हमेशा डे 1 पे आपको अप्लाई करना होता है। बिगिनिंग ऑफ द ईयर से ही आपको कंपोजिशन मिलती है, मिड ऑफ द ईयर में आपको कंपोजिशन नहीं मिलेगी। लेकिन पहले वाले केस में क्या था, अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, यहाँ पे ये ईयर है 23-24, आप इससे पहले रजिस्टर्ड ही नहीं थे, आप तो अगस्त में रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, तो अगस्त में कंपोजिशन भी मिल जाएगी अगर लेना चाहते हो, तो फिर आप इसी दिन से ही माने जाओगे। लेकिन आपने यहाँ पे सिर्फ रजिस्ट्रेशन ले लिया अगस्त में, आपने अगस्त में, ये क्या हुआ, आपने अगस्त में रजिस्ट्रेशन ले लिया, आपने 24-25 में भी कंपोजिशन नहीं ली, अब आपको लग रहा है मैं कंपोजिशन ले लूं, तो अब आप सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग में ले सकते हो, मिड में नहीं ले पाओगे। यहाँ पे भी लेना चाहते हो तो स्टार्टिंग में ले सकते हो, मिड में नहीं ले पाओगे। तो यही दो केसेस थे। तो पहले वाला केस क्या था, पहली पहली दफा ले रहे हो तो सेम फॉर्म में पार्ट बी फिल कर दो, और पहली दफा नहीं ले रहे हो, ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, अब कंपोजिशन लेना चाहते हो तो GST-CMP-02 फिल कर दो, बस ये। अच्छा, एक बिजनेस के लिए कंपोजिशन तो सबके लिए कंपोजिशन, एक बिजनेस से बाहर तो सबसे कंपोजिशन से बाहर। आइए अब आगे देखते हैं। अगर एक बार आपको कंपोजिशन मिल गई तो ये तब तक वैलिड रहेगी जब तक कि आप सारी की सारी कंडीशंस पूरी करते रहोगे। कंडीशंस कौन सी, टर्नओवर वाली, टैक्स वाली, आईटीसी नहीं क्लेम कर रहे हो, इनवॉइस नहीं बना रहे हो, इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर रहे हो, सीटीपी नहीं हो, एनआरटीपी नहीं हो, ई कॉमर्स ऑपरेटर नहीं हो, मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हो, टीपा, एरेटेड वाटर ब्रिक्स, टाइल्स की, तो उस केस में आपको कंपोजिशन मिली रहेगी। अब यहाँ पे देखो, अगर आप कंपोजिशन से विड्रॉ करना चाहते हो तो क्या होगा। अब कंपोजिशन से विड्रॉ होने के 3 तरीके हैं। एक तो कि आपने कोई सी कंडीशन तोड़ दी, जैसे कि आपने टर्नओवर का क्राइटेरिया पूरा नहीं किया, या फिर आप इंटर स्टेट सप्लाई करने लग गए, बला बला कुछ भी। अगर आप कंडीशन तोड़ देते हो तो आप कंपोजिशन स्कीम से बाहर आओगे। इसके लिए आपको GST-CMP-04 फॉर्म फिल करना होता है। जिस दिन आपने कंडीशन तोड़ी उससे 7 दिन के अंदर अंदर आपको ये फॉर्म फिल करना होता है। ठीक है, एक तो केस हो गया कि कंडीशन तोड़ करके आप बाहर आ रहे हो। एक कि आपका मन ही नहीं कर रहा है कंपोजिशन में रहने का, आपको लग रहा है नहीं यार मैं आईटीसी नहीं ले सकता, मेरा ग्राहक आईटीसी नहीं ले सकता, दिक्कत है, मुझे तो इनवॉइस बनाना है, बला बला बला। तो आप अपनी मर्जी से अगर बाहर आना चाहते हो तो जब आपका मन कर रहा है तब आप GST-CMP-04 भर देना और बाहर आ जाना। एक केस और होता है विड्रॉ का, जहां पर एओ ऐसा चाहता है कि आप बाहर चले जाओ, एओ को लग रहा है कि आप कुछ गलत कर रहे हो, आप रूल तोड़ रहे हो, एओ की नजर में आप एक सही पर्सन नहीं हो जिसको कंपोजिशन मिलनी चाहिए, तो एओ चाहता है, असेसिंग ऑफिसर चाहता है कि आप न्यायिक ढीठ हो, कंपोजिशन से बाहर जाओ, तो आपको बाहर आना पड़ेगा। इसका प्रोसेस क्या होता है, इसमें सबसे पहले एओ आपको एक शो कॉज नोटिस देता है। अगर आप एक टैक्स पेयर हो, आपको शो कॉज नोटिस देता है GST-CMP-05 फॉर्म में।
आपके पास नोटिस आ गया। अब इस नोटिस का 15 दिन के अंदर अंदर आपको रिप्लाई करना है। आप बताओगे ना कि नहीं भाई मेरी तो गलती नहीं है, तुम लोगों ने गलत सोचा, मैं तो ईमानदार इंसान हूं। तो आप अपना रिप्लाई कौन से फॉर्म में दोगे? आप अपना रिप्लाई रिप्लाई दोगे जीएसटी सीएमपी 06 में। ये रिप्लाई कितने दिन के अंदर अंदर देना है? 15 दिन के अंदर अंदर, जिस दिन आपको नोटिस मिला। अब आपने रिप्लाई दे दिया। अब एओ आपके रिप्लाई को पढ़ेगा और रिप्लाई को पढ़ने के बाद वो ऑर्डर इशू करेगा। उसे लगेगा कि आप एक जेन्युइन पर्सन हो तो वो आपकी बात मान लेगा। उसे लगेगा नहीं आप एक जेन्युइन पर्सन नहीं हो तो वो आपकी बात को रिजेक्ट कर देगा। और ये जो वो ऑर्डर इशू करेगा, एक फाइनल ऑर्डर, ये कौन से फॉर्म में करेगा? जीएसटी सीएमपी 07 में। उसे लगेगा आप सही हो तो विड्रॉ मत करो, उसे लगेगा आप गलत हो तो फिर यहां से विड्रॉ करना पड़ेगा। डन। अब एक छोटी सी बात और याद रखना, लास्ट बात, इसके अंदर जब आप एक कंपोजिट डीलर बन जाते हो तो जो रिटर्न की फाइलिंग होती है वो एनुअली होती है, साल में एक बार रिटर्न जाती है। लेकिन चालान यानी कि टैक्स की पेमेंट क्वार्टरली करनी पड़ती है। टैक्स की पेमेंट कैसे होती है? क्वार्टरली। तो इसी के साथ आज हमने अपना ये पूरा का पूरा चैप्टर खत्म कर दिया। इसमें मैंने आपको सप्लाई भी कवर करा दिया, साथ के साथ इसमें आपका कंपोजिशन स्कीम भी कवर हो गया। हमने 2 मेजर टॉपिक कवर कर लिया, आई थिंक विद इन 1 आवर ही कर लिया होगा, कुछ भी छोड़ा नहीं है। स्पीड फास्ट थी। अगर आप इतना करके जा रहे हो डेफिनेटली आपकी चीजें रिकॉल हो जाएंगी, लेकिन क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करके जाना। यहीं पे इस क्लास को खत्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। ये नोट्स आप पीडब्ल्यू के ऐप से डाउनलोड कर लेना, ये सारे के सारे नोट्स पीडब्ल्यू ऐप पे मिल जाएंगे। फ्री सीरीज है तो नोट्स भी आपको फ्री ही मिलेगा। जाके पीडब्ल्यू ऐप पे लॉगिन कर लेना अपना नाम वगैरह डाल के, वहां पे सीएस कैटेगरी में चले जाना, वहां पे फ्री बैच का ऑप्शन दिखेगा। उस फ्री बैच के ऊपर जब क्लिक करोगे तो वहां पे आपको ये नोट्स मिलेगा। बाय बाय मेरे बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहो, वक्त बहुत कम है, नजारा बदलना है, किस्मत पलटेगी, सब बदलेगा, लेकिन कब? जब तुम पढ़ते रहोगे। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।